यस स्टूडेंट, कैसे हो? चलिए, चैप्टर नंबर 8 बिजनेस स्टडी, एमपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, है ना। चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। तो हम लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं बिजनेस स्टडी में। और इसके हम अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी इन चैप्टर्स में, चैप्टर 3 से जहाँ से स्टार्ट हुआ है प्लानिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो ये जो आपने चैप्टर्स देखे, है ना, इसके पहले वाला जो 7 चैप्टर देखा, डायरेक्टिंग, राइट। तो ये सारे जो चैप्टर थे, ये एक पूरी प्रोसेस को बताते हैं, मैनेजमेंट की पूरी कंप्लीट प्रोसेस को बताते हैं कि मैनेजमेंट क्या करता है। मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। तो हम अब कंट्रोलिंग वाले पार्ट पर हैं, मतलब कि हम उस डेफिनेशन के आखिरी वर्ड पर हैं। मतलब उस पूरी प्रोसेस में जितनी स्टेप होती है उसकी आखिरी स्टेप पर है कंट्रोलिंग। ठीक। एक चीज तो आपको अच्छे से मालूम होगी जो हमने प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि कंट्रोलिंग की भी प्लानिंग होती है। मतलब कंट्रोलिंग कैसे की जाएगी इसको भी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है, कहाँ? प्लानिंग में। ठीक है। बट कंट्रोलिंग के दो पार्ट हैं। एक तो प्लानिंग वाला पार्ट, मतलब कि इसको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आखिर प्लानिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, सॉरी, कंट्रोलिंग कैसे की जाएगी। ठीक। और इसका सेकेंड पार्ट ये है कि इसका रियल में एग्जीक्यूशन कैसा होगा। मतलब एक हिस्सा हो गया प्लानिंग, दूसरा हिस्सा हो गया उसको वास्तविकता में लाना, मतलब रियल लाइफ में उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक। अब कंट्रोलिंग में होता क्या है? कंट्रोलिंग भाई एक ऐसी प्रोसेस है जो पहले से डिसाइड, देखिए प्लानिंग में हमने डिसाइड कर लिया था, है ना, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, या हर चीज, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं है, मैनेजमेंट के काम करने के तरीके की भी बात है, वर्कर के काम करने के तरीके की भी बात है। हर चीज प्लानिंग में क्या हो जाती है बेटा बेटा स्टैंडर्डाइज हो जाती है। स्टैंडर्डाइज का मीनिंग मैं कई बार पहले के, इसके पहले के चैप्टर्स में बता चुका हूं। एक लाइन में भी बताता हूं, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कौन सी चीज कैसे होगी, वो पहले से तय कर लेना, उसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल का शेप ऐसा होगा, मोबाइल में ये क्वालिटीज होगी, ये सब कुछ, है ना। या फिर एक असेंबली असेंबली लाइन, मतलब जहां पर उस प्रोडक्ट को जोड़ा जाता है, वहां पर 10 लोग काम करेंगे। ठीक है ना। तो जो भी काम होता है, जो भी मतलब पूरी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, उसका उसको पहले से तय कर लिया जाता है कि वो किस प्रकार होगा। उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना या स्टैंडर्ड्स सेट करना। जैसे कि मान लीजिए कि एक आप, जैसे आपने गवर्नमेंट उसमें सुना होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आ जाना चाहिए। तो ये क्या होगा, एक स्टैंडर्ड हो गया कि भाई ये काम इतने घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक। तो जो भी स्टैंडर्ड हुआ है, जो भी डिसाइड हुए हैं, जो पहले से डिसाइड हुए हैं, उन उन स्टैंडर्ड्स को क्या करना, मेजर करना। मेजर करने के बाद जो भी उसमें डेविएशंस मींस कि अंतर आया है, डिफरेंस मालूम पड़ा है ना, उन डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए फिर से प्लानिंग और एक्शन करना। मतलब फिर से उसको कैसे सही किया जाए उसकी प्लानिंग कर, उस पर फिर से एक्शन लेना, ताकि हमने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है या डिसाइड किया है वो अचीव हो सके। ठीक है। चलिए बस इतना ही है, बहुत सिंपल है। कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। किसकी क्या है ये प्रोसेस है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। जो हमने पहले से तय कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं, उस परफॉर्मेंस की, हमारे काम की क्या करना, उसको मेजर करना। एंड मेजरिंग
डेविएशंस मतलब कि डिफरेंस को मेजर करना, जो भी अंतर आया है उसको पता लगाना, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स, और जो भी डिफरेंस आया है उसको सही करने के लिए एक्शन लेना, ताकि हम अपने जो पहले से जो डिसाइड गोल है, हमारा जो एम है, वो अचीव कर सकें। ठीक है, इन ऑर्डर टू सीक रिजल्ट, और मैनेजर क्या करता है, अपने रिजल्ट मतलब कि अपने एम या अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे अपने वर्करों पर इफेक्टिव कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ठीक, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी बिल्कुल वही है जो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। नेचर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा फीचर्स, फीचर्स का मतलब हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, राइट। अच्छा, अभी भी हम बता दें, एक्चुअल में ये चैप्टर वैसे तो काफी बड़ा है, बट हमने क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग इसको इसके नोट्स बना दिए हैं, राइट। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बैंक में। देखिए आप यहाँ पर इस चैप्टर में से केवल एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, एमसीक्यूज के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, मतलब लेंदी क्वेश्चन रहेंगे सभी। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग, तो ये जो नेचर है वही कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। भाई कंट्रोलिंग की खासियत क्या है, उसमें क्या चीज है, तो हम कहेंगे कंट्रोलिंग हाँ गोल्स ओरिएंटेड प्रोसेस, राइट। एक्चुअल में आप देखोगे मैनेजमेंट के जितने भी मैनेजमेंट करने की जितनी भी स्टेप है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, सभी गोल ओरिएंटेड है। भाई गोल को अचीव करने के लिए ही ये प्रोसेस की जा रही है, राइट। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। सिंस कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन resource are effectively and efficiently utilized from for achievement of goal, it is regarded as a goal oriented process। भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है, क्योंकि कंट्रोलिंग इंश्योर करता है आपको कि भैया आपका जो काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग हो रही है, पहले से जो तय गोल है उसको अचीव करने के लिए आपके जो रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। सिंपल है। परवेशिव, परवेशिव मतलब सब जगह। कंट्रोलिंग की प्रोसेस मैनेजमेंट के हर लेवल पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सिंपल से बात है, यदि ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां कंट्रोलिंग जरूरी है, अदरवाइज वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। अभी आप लॉकडाउन में देख रहे होंगे दिल्ली या मुंबई में जो मजदूर वापस जा रहे हैं, राइट, तो रेलवे स्टेशन पर कई लोग इकट्ठे हैं, क्या हम उसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। सबको जाना है घर पर, वहां पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन तभी कंप्लीट होता है जब वहां पर कंट्रोलिंग हो, और सारे लेवल पर क्या होती है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस होगी। ठीक, एट द सेम टाइम कंट्रोलिंग इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर, टॉप, मिडिल एंड लोअर, टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर सबऑर्डिनेट। हर सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेटर पर कंट्रोलिंग करता है, ये चेक करने के लिए कि भैया वो जो काम कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो हमारे गोल के अकॉर्डिंग या प्री डिटरमाइंड या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, इट इज इक्वली रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इन क्लब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस etc, देयरफॉर इट इज रिगार्डेड। ठीक है, थर्ड है कंटिन्यू प्रोसेस, वेरी गुड। बिल्कुल, कंट्रोलिंग कंटिन्यू प्रोसेस क्यों है, क्योंकि आप जब चेक करते हैं कि जो काम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं,
जैसे ही कुछ उसमें डिफरेंस आता है, डेविएशन आता है, तो आप फिर उसको क्या करते हो, करेक्टिव करने के लिए फिर से प्लानिंग करते हो, फिर आप उस पर एक्शन लेते हो, फिर चेक करते हो कि क्या अभी भी सही है, फिर और सुधार। तो ये चलता रहता है ना। कंट्रोलिंग, देखिए जरा मेरे को एक बात बताइए अभी स्कूल में, आपकी स्कूल में, आपके क्लासरूम में जब आपके टीचर आपको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक, आपके टीचर को कौन कंट्रोल करता है, प्रिंसिपल कंट्रोल करते हैं। यदि मान लीजिए आपकी क्लास में एक भी समय के लिए, 5 मिनट के लिए भी टीचर चले जाते हैं, आप क्या करते हैं, है ना। कंट्रोल जैसे ही हटा, हम लोग चितर बितर हो जाते हैं, हम लोग गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा चलती रहेगी। जैसे ही कंट्रोल हटा, ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल डिफाइंड है, ये क्लियर है कि भैया कंट्रोल कंटिन्यू प्रोसेस है ना। कंट्रोलिंग, कंट्रोल शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड, कंट्रोल को आप मिसअंडरस्टूड मत करो। कैसे, एज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस, इसको ये मत समझो कि ये मैनेजमेंट का आखिरी काम है, मतलब ये मैनेजमेंट ने कर दिया और खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बाय एनालाइजिंग डेविएशंस, मतलब अंतरों का एनालाइज करने पर, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, इट हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग बेटर प्लान फॉर द फ्यूचर। और इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको फ्यूचर के लिए बेटर प्लान बनाने में हेल्प मिलेगा। Thus, it is the function that bring the management cycle back to planning, और इस प्रकार से मैनेजमेंट को की जो साइकिल है उसमें वापस कहाँ पर आ जाते हैं, प्लानिंग पर आ जाते हैं। एंड इट इज रिगार्डेड एज अ कंटिन्यू प्रोसेस, और इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यू प्रोसेस बोलेंगे। और आप एक और पॉइंट याद रखो, यदि कंट्रोलिंग हटा, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट को, अपने एम को अचीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया तो हो गया, ठीक है। बोथ, फोर्थ पॉइंट है, बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको समझना चाहिए। कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस बिकॉज, ये एमसीक्यूज बन जाता है, हाँ बेटा ये लाइन, ठीक है, ये लाइन एमसीक्यूज बन जाती है, उसको समझ भी लो क्यों। बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस बिकॉज इट इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज, राइट। जो आपने कर लिया है भाई, जो भी प्रोसेस हुई है, उस प्रोसेस का क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है, मतलब उसको चेक करना है कि क्या ये वैसे ही हुआ है जैसे कि स्टैंडर्ड में डिसाइड था, राइट। एक्टिविटी टू फाइंड आउट डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्लान, राइट। स्टैंडर्ड प्लान से जो अंतर है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो आप काम कर चुके हो उसका एक तरह से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एंड इट इज आल्सो अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस एज इट इज सिक्स टू improve future result by taking corrective answer। तो ये फ्यूचर का फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे की तरफ देखना, आगे की तरफ देखने वाली बात क्यों है, क्योंकि इसके बाद में हम क्या करते हैं भाई, करेक्टिव एक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर में देखते हैं, मीन्स प्लानिंग करते हैं, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स प्लानिंग, बैकवर्ड लुकिंग मतलब जो काम कर लिया है उसको चेक करना, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, ये मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में देख लेते हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, बिल्कुल है। चलिए देख लेते हैं भाई कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो इतनी सारी बातें कही हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इसको, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस, ठीक है। कंप्लीसमेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक भाई, गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग का बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। आप लिख सकते हैं जो मैंने अभी कहा, ठीक। अदरवाइज यहाँ पर दिया हुआ है, इट्स मेजर्स प्रोग्रेस टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
ये क्या करता है, उस प्रोग्रेस को मेजर करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल को अचीव करने की है, एंड फाइंड आउट डेविएशन, और ये क्या करता है, डिफरेंस को पता करता है। इन द अब्सेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एक्टिविटीज में नॉट बी कैरी आउट अकॉर्डिंग टू प्लान। यदि हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो जो एक्टिविटी है वो प्लान के अकॉर्डिंग कैरी नहीं होगी, मतलब कि चालू लगे चलेगी नहीं, ठीक। दस वी कैन से इट गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। यदि आपकी क्लास में टीचर नहीं होंगे तो आप अपना काम सही टाइम पर सही तरीके से नहीं करोगे और आप क्या हो जाओगे, ट्रैक से हट जाओगे, सो दैट इट कैन अटेन इट्स गोल, ठीक है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो भाई हमने स्टैंडर्ड तय कर रखे हैं उसकी एक्यूरेसी को क्या करना, जज करना, ठीक। कंट्रोलिंग इसमें हेल्प करता है कि भाई हमने हमारा जो काम जो किया है वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसका जज करना, मतलब उसके बारे में पता लगाना या अनुमान जांच करना एक तरह से, राइट। ये पढ़ लोगे, इसमें कुछ नहीं दम। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, वेरी गुड, हमने यही कहीं पढ़ा था, है ना, ये कि ये देखिए रिसोर्सेस, ये सेम यही लाइन आप लिख सकते हो, सेम यही पॉइंट, बस यहाँ पर एक गोल ओरिएंटेड तक मत लिखना, ये इतना यहाँ पर फिर से लिख सकते हो आप। बिल्कुल बोल रहा हूँ, कंट्रोलिंग इंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल्स। खत्म, बिल्कुल वही लिख सकते हो, ठीक। या फिर ये जो लिखा हुआ है आप इसको रीड कर सकते हो, इजी पॉइंट है, ठीक है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन, बिल्कुल कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है सिर्फ फटकार लगाए, है ना, मोटिवेशन में कंट्रोलिंग में, क्योंकि देखो कंट्रोलिंग एक्चुअल में आप देखेंगे तो डायरेक्टिंग के साथ में चलता है, ये अलग नहीं है कि आपने पहले डायरेक्शन कर लिया फिर कंट्रोलिंग कर ली, ऐसा नहीं है, ये दोनों साथ में चलेंगे, है ना। तो डायरेक्टिंग में हम ये कह सकते हैं साथ में क्या है, कंट्रोलिंग है, और डायरेक्टिंग में हम डायरेक्शन में हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि मोटिवेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट हेल्प एम्प्लॉइज इन रियलाइजिंग व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। देखो ये क्या हेल्प करता है कंट्रोलिंग, ये समझाने में एम्प्लॉय को कि भैया तुम क्या कर रहे हो और तुमसे क्या करने की उम्मीद है, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर अप्रिशिएट, और उसके बिहाफ पर उनको क्या किया जाता है, मोटिवेशन किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी तारीफ भी हो सकती है या उनके लिए पनिशमेंट भी हो सकता है। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, बिल्कुल कंट्रोलिंग, ये ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पर एक वो वर्ड है कि सही समय पर सही चीज का उपलब्ध होना सही जगह पर, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डरिंग, ठीक। और यहाँ पर ये भी कि हमने जो आपको दिशा निर्देश दिए हैं, मतलब ऑर्डर्स दिए हैं, वो टाइम पर हो रहे हैं या नहीं, ठीक। और डिसिप्लिन मेंटेन करने का मतलब कंट्रोलिंग से क्या होता है, कंट्रोलिंग से क्लियर होता है कि कोई काम उसी वक्त मतलब वैसे ही हुआ है या नहीं, ठीक है। बाय कीपिंग अ चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ वर्कर, कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन atmosphere of order and discipline among them. It also help to keep a check on the ठीक है यार, आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करने में भी कंट्रोलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए मान लीजिए वर्मा जी ने कहा कि मेरे को शर्मा जी से बात नहीं करना है, वो उनको समझ में नहीं आता मुझे, तो ऊपर से जो उनके जो बॉस होंगे ना वो उनको कंट्रोल करेंगे, बोले भैया आप यहाँ कोई फैमिली रिलेशनशिप में या शादी में नहीं आए हो कि फूफा जी को मनाना पड़े, समझे, आप यहाँ काम करने आए हो, आपके रिश्तेदार नहीं लगते हैं जो आप उनसे मन मुटाव करोगे या बात नहीं करोगे, अपना काम करो और सही ढंग से करो।
बिल्कुल कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में काम करेगा कंट्रोलिंग, राइट। चलिए, इसके बाद में आता है लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन है आपके पास में, ये देखिए, डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक, कंट्रोलिंग की लिमिट्स क्या है? ठीक है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखिए, हम यदि किसी कंट्रोलिंग को जब हम सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब उसको हमने किसी नंबर्स में, क्वांटिटी में, नंबर्स में क्या कर रखा हो, हमने किसी चीज का स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा हो। जैसे कि किसी एक लेबर को दिन भर में 300 यूनिट या जो भी 20 यूनिट किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, गुड्स का प्रोडक्शन करना है, जो भी वो बना रहा है, जो भी वो कर रहा है, 20 यूनिट करना है 8 घंटे में, राइट। ये मेजर, ये क्वांटिटी स्टैंडर्ड हो गया, नंबर्स हमने बता दिया। अब यदि वो 8 घंटे में 20 के बजाय केवल 18 बनाता है, 19 बनाता है, 15 बनाता है, तो हम उस पर कुछ न कुछ एक्शन लेंगे, उसको समझाएंगे, उसकी कमी को ढूंढेंगे, है ना, कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, उसकी गलती ढूंढेंगे या सिस्टम में गलती ढूंढेंगे कि कहाँ कोई गड़बड़ है, राइट। तो उसका सुधार करना, एक तो उसको पकड़ पाना उस मिस्टेक को, राइट, और दूसरा उसका सुधार करना, उसके लिए नई प्लानिंग करना इजी हो सकता है। बट यदि ऐसी जगह जहां पर हम स्टैंडर्ड्स को क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में यदि सेट नहीं कर पाते, तो वहां कंट्रोलिंग भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। ये समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअल में डिफरेंस है या नहीं। और यदि मैनेजर उसको पकड़ भी ले कि ये डिफरेंस है, बट वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने सबऑर्डिनेट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि आखिर वो स्टैंडर्ड से कैसे डिफरेंस है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, कंट्रोलिंग सिस्टम इफेक्टिव व्हेन स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म, नंबर में डिसाइड हो। बट इन सम केस लाइक एम्प्लॉइज मोरल, है ना, एक एम्प्लॉय की सोच, उसका मोरल कैसा है, जॉब सेटिस्फेक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ऐसी चीजों को हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड के रूप में सेट नहीं कर सकते। इन द अब्सेंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड कंपेरिजन मेजर बिकम डिफिकल्ट, तो उनका कंपैरिजन करना और वो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। भाई एक्सटर्नल फैक्टर बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने देखा था, एक्सटर्नल फैक्टर पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता या बहुत कम कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल की लिमिटेशन है। कंट्रोल आप इंटरनल फैक्टर पे कर सकते हो, बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, इन चीजों पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, यस, एम्प्लॉइज जब उनके ऊपर इस तरीके से कंट्रोल लगाए जाते हैं तो वो इसका विरोध करते हैं, वो ये बोलते हैं कि क्या हम गलत हैं, क्या हम, हमारे पर विश्वास नहीं है जो इतना कंट्रोल लगाया जा रहा है, राइट। देखिए, एम्प्लॉइज ऑफन रेजिस्ट कंट्रोल एज दे कंसीडर इट इज अ रिस्ट्रिक्शन और बाउंडेशन ऑन देयर फ्रीडम। ये क्या मानते हैं कि भैया ये हमारी फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन है या हमारे ऊपर बाउंडेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉइज माइट रेजिस्ट वर्किंग अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ सीसीटीवीज एंड कैमरास। समझ में आई बात, कैमरे या सीसीटीवीज में काम करने के लिए वो मनाही कर सकते हैं। क्लोज, क्लोज मतलब ज्यादा क्लियर जहां पर हो, वो बोल सकते हैं कि आपको हमारे पर विश्वास नहीं है क्या। कॉस्टली अफेयर, भाई कभी कभार ये कंट्रोल्स क्या होते हैं, काफी महंगे हो जाते हैं। एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोल के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो रिजल्ट नहीं देते जितना कि उसकी कॉस्ट है, मतलब उससे उतना फायदा नहीं है जितना कि उस कंट्रोल को फॉलो करने से, इम्प्लीमेंट करने से जितनी उसकी कॉस्ट आ रही है। तो कई जगह ये क्या हो जाता है, काफी महंगा साबित होता है ये सौदा। ठीक, चलिए, तो ये हुआ आपके कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग की लिमिट्स के बाद में हम देखेंगे शायद ऑब्जेक्टिव्स भी हैं क्या।
देखिए कंट्रोलिंग के कैरेक्टरिस्टिक हो गए। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि यहीं पर है, हम यहीं से करेंगे, है ना। कंट्रोलिंग की प्रोसेस, यस प्रोसेस करना बाकी है कि कंट्रोलिंग कैसे होती है वो देखना बाकी है। इंपॉर्टेंस हो गया, लिमिटेशंस हो गए, ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोलिंग, ये क्वेश्चन होना चाहिए था मुझे जहां तक लग रहा है। क्वेश्चन बैंक में क्यों नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा बेटा, एक सेकेंड। बेटा आपको ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन करना चाहिए, ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है बट आपको करना चाहिए, है ना, ठीक है। और बहुत सिंपल है, जो भी हमने अभी समझा है उसका ही रिजल्ट है, ठीक है। कि भैया कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, भाई हमारा काम टाइम पर हो, ठीक है ना, सही चीज सही समय पर उपलब्ध हो, ठीक है, परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, काम कैसे हो, जो पहले से डिसाइड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और रीजनेबल कॉस्ट में वो काम हो, रिसोर्सेज अवेलेबल हो, फाइंड आउट द कॉज फॉर डिले एंड हैंडल हिंड्रेंस, मतलब रुकावटें और जो भी कारण हैं काम का डिले होने में उनका पता लगाना, उनको सुधारना। व्हेन एंड हाउ मच, मतलब टू ascertain as to when and how much and what quality and was completed, मतलब कब कैसे क्या करना है और कितना काम करना है ये क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव काफी सिंपल है, आप रीड करके देखिएगा, बहुत सिंपल है ना, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है ना, वो बनती है फिलिंग द ब्लैंक्स बन सकता है इसमें से, ठीक है। चलिए, तो अब आता है टॉपिक प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो प्रोसेस यदि कंट्रोलिंग की कहेंगे तो कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है, तो देखिए हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना होता है कंट्रोलिंग में, स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक्चुअल जो हुआ है और जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है स्टैंडर्ड, उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो काम ये होगा कि पहले हम क्या सेट करें, हम पहले सेट करें वो स्टैंडर्ड, पहले तय करें कि ये हमारा स्टैंडर्ड रहेगा ऐसा, जैसे कि 8 घंटे में एक लेबर को 20 यूनिट बनानी है, ये क्या हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो पहले स्टैंडर्ड्स को सेट करें, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहला स्टेप सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जो काम होगा उसकी स्टैंडर्ड को, उसके स्टैंडर्ड को सेट करना, तय करना, ठीक। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर या जिसके अकॉर्डिंग हमें कोई काम को परफॉर्म करना है, अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड, जिसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो काम हुआ है उसको कंपेयर करते हैं। दिस सर्व एज बेंचमार्क, ओ हो सर ये क्या है, देखिए ये वर्ड मैनेजमेंट में काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला एक वर्ड है बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है कि यही स्टैंडर्ड्स को ही बेंचमार्क कहते हैं, सिंपल सी बात आप तो समझ लो, बेंचमार्क किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स को ही कहते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर स्टैंडर्ड और बेंचमार्क में डिफरेंस ये है कि मान लीजिए अभी कोरोना में एक बात चल रही है कि जो टेस्ट होगा, कोरोना का जो टेस्ट होगा वो उसकी रिपोर्ट 24 आवर्स में मिल जानी चाहिए, राइट। ये एक स्टैंडर्ड हो गया कि आप यदि टेस्ट करते हैं किसी का, पेशेंट का, तो उसकी रिपोर्ट 24 आवर्स में आपको उसको रिपोर्ट देनी होगी, राइट। ये एक स्टैंडर्ड सेट हुआ, बट ये एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन गया, मतलब अब हर स्टेट में, मान लो कि जैसे कि एमपी में ये डिसाइड करा, ठीक, तो अब हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने यहाँ जितनी भी पैथोलॉजी है उनको ये कह रही है कि भैया देखो एमपी में हो चुका है, एमपी में 24 घंटे में टेस्ट की रिपोर्टिंग आ सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकती, हम भी 24 घंटे के अंदर अंदर इस टेस्ट की रिपोर्ट देंगे। मीन्स कहीं पर एक जगह स्टैंडर्ड सेट हुआ, उस स्टैंडर्ड को पूरी इंडस्ट्री क्या कर लेती है, एडॉप्ट कर लेती है कि हाँ यही स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड अब बेंचमार्क बन गया, मतलब सभी
इंडस्ट्री में सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है अब उसको फॉलो करेंगे, दैट इज बेंचमार्क। ठीक है, हालांकि ये बेंचमार्क इतना आसान नहीं है, हालांकि मैंने जो समझाया वो लगभग पूरा एक्यूरेट है। ठीक, टूवर्ड्स विच ऑर्गेनाइजेशन स्टिव टू वर्क, है ना, वर्क को जो चेक करेंगे उसको फॉलो करेंगे। द फर्स्ट स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल रिजल्ट आर टू बी इवेल्युएट, वैल्यूएट करना होगा, वैल्यूएशन करना होगा। स्टैंडर्ड आर सेट इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। देखिए हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड कोशिश पूरी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए और साथ साथ हम उनको क्वालिटेटिव मतलब गुण के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर भी डिसाइड कर सकते हैं, अच्छा बुरा, राइट। बट मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ठीक, चलिए, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरी स्टेप क्या होगी, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में क्या करना, मेजर करना, सॉरी उसको पहले मेजर करना, केवल एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। दूसरा होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करना, थर्ड स्टेप। और फोर्थ होगा एनालिसिस ऑफ डेविएशंस, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, कंपैरिजन का जो रिजल्ट होगा वो होगा कुछ ना कुछ डिफरेंस, उस डिफरेंस को एनालिसिस करना कि ये क्यों हो रहा है। ठीक, फिर फिफ्थ पॉइंट होगा उस डिफरेंस को करेक्ट करने के लिए एक्शन लेना, प्लानिंग करना, राइट, और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, यही पूरी कंट्रोलिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें हम रीड कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। Once the standard are fixed, एक बार स्टैंडर्ड को फिक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो काम हुआ है उसको वास्तव में उसको मेजर करना। जनरली इट इज द कंडक्ट बाय द मैनेजर टू एनालाइज द ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का कुल मिलाकर वो कितना इफेक्टिव वर्क कर रहा है ये चेक करने के लिए मैनेजर इसको क्या करता है, एनालाइज करता है। व्हाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करने के दौरान ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलायबल मेथड शुड बी यूज्ड, तो इसको मेजर करने की एक मेथड होती है वो यूज की जाएगी। ठीक, कैसे मेजर करना है, सच एज सैंपल चेकिंग, सैंपल चेकिंग होती है। सैंपल चेकिंग क्या होती है बेटा, आप यदि कहीं पर किराने सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए आपको राइस चावल लेने हैं, राइट, तो आप दुकानदार से बोलते हैं कौन से चावल है, वो बोलते हैं फलाना चावल है। फिर वो आपको क्या करते हैं, कुछ चावल के दाने उठा के आपके हाथ में रख देते हैं, आप उसको ऐसे ऐसे करते हैं, स्मेल लेके रखते हैं, फिर आप बोलते हैं हाँ चावल अच्छा है। आपने उस पूरा जो 10 किलो का पैकेट है उसमें से कुछ चावल का क्या कर लिया, सैंपल ले लिया, वो सही है तो आप मानते हो कि उस पैकेट में 10 किलो पूरे चावल क्या है, वैसे ही है। इसको बोलते हैं सैंपल चेकिंग। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, है ना, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये सारी मेथड है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस with the standards. Such comparison help in revealing the deviations, deviation का पता लगाने में मदद करता है। ठीक, फिर क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, डिफरेंस का पता लगाते हैं कि कहाँ हो रहा है, क्यों हो, कैसे हो रहा है। दिस डिविएशन शुड बी प्रॉपर्ली एनालाइज, मैनेजमेंट मस्ट स्टडी, इन बातों पर विचार करता है मैनेजमेंट, whether the deviations can find are पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब भाई कोई काम आपको 8 घंटे में 20 यूनिट बनाने का दिया था, आपने 22 बनाए, राइट, तो ये पॉजिटिव है, अच्छी बात है, राइट। आपने 18 बनाए, ये नेगेटिव है। ठीक, तो डेविएशन कैसा हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, एमसीक्यू बन सकता है बेटा। हालांकि इतना अच्छा लेवल का एमसीक्यू एमपी बोर्ड ना कभी नहीं, है ना, इस लेवल पे एमपी बोर्ड बात नहीं करता। व्हाट आर द कॉज ऑफ डेविएशंस, ये आप समझ जाओगे, इजी है। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग, तो ऑपरेशनल कंट्रोल,
ठीक, मैनेजरियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल और प्रिडिक्टिव कंट्रोल्स। इतने प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं। आप इसको एक बार रीड करके देख लीजिएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ, आप जरूर इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है। कॉन्करेंट कंट्रोल, इसका मतलब होता है चालू काम को कंट्रोल करना, चालू काम पर नजर रखना। ठीक। इसेंशियल ऑफ एन आइडल कंट्रोल सिस्टम, एक अच्छे एक बेस्ट कंट्रोल, बेस्ट कंट्रोल तो नहीं हो सकते हैं, ये आइडियल कंट्रोल ही बोलेंगे, के लिए एक इसेंशियल पॉइंट क्या है। ठीक, तो वो ये रहे, आपको ये करना ही चाहिए। ये 5 इसके इसेंशियल्स हैं, आपको करना ही चाहिए। ठीक है। सूटेबल एंड इफेक्टिव, भाई कंट्रोल कैसा होना चाहिए, भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। अरे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, हमने बहुत बड़ा कंट्रोल सिस्टम लगा दिया है ना, तो हमको क्या करेगा, वो घाटा दे देगा, लॉस आएगा, उसके वजह से कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, बेनिफिट कम हो जाएंगे, है ना, सूटेबल नहीं है। या हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और हमने बहुत छोटा कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया है। कि सर कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, भाई कंट्रोल करने के तरीके में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको कुल मिलाकर कंट्रोलिंग सिस्टम कहेंगे। मेथड्स, कंट्रोलिंग के मेथड्स जो हम अभी देखेंगे, टेक्निक्स या मेथड्स। ठीक है। इफेक्टिव भी होना चाहिए, है ना। फिर अंडरस्टेबल, मतलब जिसको हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज और मैनेजर, मतलब जिन लोगों को उस कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करवाना है और जिनको फॉलो करना है, दोनों को वो कंट्रोल सिस्टम समझ में आना चाहिए कि भैया इस तरीके से काम होता है। यदि उनको ये कंट्रोल सिस्टम समझ में नहीं आएगा, तो जो अप्लाई करवाने वाले लोग हैं वो ढंग से अप्लाई नहीं करवा पाएंगे, और जिनको इन कंट्रोल को फॉलो करना है वो कंफ्यूज होते रहेंगे। राइट। फिक्सेबल, फ्लेक्सिबल, सॉरी फ्लेक्सिबल का मतलब, ठीक है, कंट्रोल ऐसे होना, देखो हम ये चीज जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एवर चेंजिंग, हमेशा चेंज होने वाला, डायनेमिक है। राइट। तो बिजनेस को सॉरी कंट्रोल को कैसा होना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल में भी चेंजेस होने की चांसेस होना चाहिए, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स एंड पॉलिसी। ठीक। रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना। इकोनॉमिकल, मतलब कि वो हमारे उस बजट में होना चाहिए, इन इट मीन्स कि उसका इफेक्ट और उस पर किया गया खर्चा, कंट्रोल पर किया गया खर्चा और उससे मिलने वाला बेनिफिट, बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिकल। देखो सस्ती चीज, और मैं हमेशा बस बताया हूँ, सस्ती और इकोनॉमिकल में बहुत डिफरेंस होता है। सस्ती में क्वालिटी डाउन होती है, इकोनॉमिकल में क्वालिटी अच्छी होती है बट प्राइस कम होती है। राइट। इफेक्टिव होता है वो। ठीक है। और हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव, effective control require objective and accurate measure of performance, objective certain। ठीक है, ये कब पढ़ लोगे, इजी है। ठीक है। 6 पॉइंट का है टाइम बाउंडेड, कैसा होना चाहिए, उसमें टाइम का फिक्सेशन होना चाहिए कि भाई जैसे आपने देखा कि 8 घंटे में 20 यूनिट्स, तो वो 8 घंटा एक टाइम है ना, 8 आवर्स एक टाइम बाउंडेशन है कि इतने में, है ना। दूसरी चीज, कंट्रोलिंग में हमेशा ये भी रखा जाएगा कि जो कंट्रोलिंग की जो स्टेप्स है वो एक फिक्स समय में रिपीट की जाएगी। ठीक है। तो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है। सजेस्टिव, बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ रोक टोक करने वाला नहीं होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो सजेस्ट करे, यदि कोई गलत हुआ है, कोई डेविएशन आया है, तो उसको दूर करने के लिए वो सजेस्ट करने वाला होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप कंट्रोलिंग की प्रोसेस में देखेंगे तो लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है उसको टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, मतलब उन डिफरेंस को सही करने के लिए क्या किया जाए, एक्शन लेने वाला होना चाहिए, मीन्स सजेस्टिव, सजेसिव होना चाहिए। ठीक।
पीरियोडिकल रिविजन्स का मतलब वही है, समय के आधार पर उसका रिवीजन करते रहना चाहिए कि क्या हमारे कंट्रोल प्रॉपर जिस रूप में हमने उनको एप्लीकेबल करा है वैसे ही कंट्रोल इफेक्टिव है, राइट। मतलब कंट्रोल को भी चेक किया जाता है, ऐसा नहीं कि कंट्रोल को नहीं चेक किया जाता, कंट्रोलिंग सिस्टम को तो बार बार चेक करना होता है कि क्या कंट्रोलिंग सिस्टम प्रॉपर है, राइट। तो ये हो गया पूरी कंट्रोलिंग की प्रोसेस, सॉरी इसेंशियल ऑफ एन आयरन कंट्रोल सिस्टम। ये जरूर करके जाइएगा क्योंकि ये एमसी अपने क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बट मुझे लगता है ये दमदार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है ना, इसलिए इसको जरूर करके जाना। चलिए, तो हमने लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है जो कि हमारे यहीं पर उसका आंसर है। डिस्क्राइब मेथड्स और टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की जो मेथड्स है, टेक्निक है, वो बताइए कैसे किया जाएगा कंट्रोल। तो ये जो मेथड्स हैं कंट्रोलिंग की, ये काफी बड़ी रेंज है इसकी, मतलब रेंज मीन्स बहुत सारी मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ट्रेडिशनल जो पुरानी है चली आ रही है, और दूसरी है मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक। तो ट्रेडिशनल को भी हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जनरल टेक्निक और स्पेसिफिक टेक्निक्स। तो हम लोग केवल अभी ट्रेडिशनल और स्पेसिफिक, मतलब ट्रेडिशनल की जनरल और स्पेसिफिक टेक्निक्स को ही देखेंगे, मेथड्स को ही देखेंगे, मॉडर्न को नहीं देखेंगे, तो काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर में, इतना ज्यादा यही काफी बड़ा हो जाएगा, ये देखिए, है ना। नहीं, इतना तो लिखना ही पड़ेगा 5 नंबर में, है ना। तो हम केवल एक ही मेथड देख रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड, है ना। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड को एक्सप्लेन करो, ठीक है। सर मॉडर्न पूछ लिया तो, मॉडर्न पूछ लिया तो भैया कुछ नहीं कर सकते, है ना। कारण ये है कि सभी एक साथ तो मैं यहाँ नहीं दे सकता ना, तो ठीक है। चलिए, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, जनरल टेक्निक, ट्रेडिशनल की जनरल टेक्निक और ट्रेडिशनल की स्पेसिफिक टेक्निक्स को बताइए, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक में, जनरल टेक्निक में हम यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहला रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, बहुत सिंपल है। अंडर दिस टेक्निक एम्प्लॉइज आर गिवन रिटर्न इंस्ट्रक्शन टू फॉलो, सच इंस्ट्रक्शन शुड बी एवर शुड बी एवरी क्लियर, वेरी क्लियर, सॉरी, वेरी क्लियर। तो इंस्ट्रक्शन आप लिखकर उनको दे सकते हैं कि भैया ऐसा करना है, और इसके जरिए आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आप समझते हैं, खड़े रहकर देखना, या उस काम, जो काम हो रहा है उसको देखना, उसको समझना कि काम किस तरीके से हो रहा है। इस तरह का कंट्रोल कहाँ ज्यादातर फॉलो किया जाता है, आर्मी या पुलिस में इस तरह के कंट्रोल्स फॉलो किए जाते हैं ऑब्जर्वेशंस का। बाय डिटरमाइनिंग द स्टैंडिंग लिमिटेशंस, ठीक। बहुत जगह कई देखिए, आप कितना काम कर सकते हैं, आपको क्या पावर है, जिसको बोलते हैं ना अथॉरिटी, आप किस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, उन डिसीजन को फिक्स कर देना, उनकी लिमिट फिक्स कर देना कि भैया आपकी अथॉरिटी इतने तक की या इस तरह के कार्य की डिसीजन लेने की आपको अथॉरिटी है, मतलब उसकी अथॉरिटी को क्या कर देना, लिमिट कर देना, फिक्स्ड कर देना, ठीक है। फिर आता है बाय ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, देखिए अकाउंट्स के, अकाउंट्स पर रिकॉर्ड, अकाउंट्स पर कंट्रोल करने के लिए क्या करवाया जाता है, ऑडिट्स करवाया जाता है। अकाउंट ऑडिट्स का मतलब होता है जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स हैं, उनको क्या करना, किसी एक इंडिविजुअल, सॉरी, किसी इन क्या बोलते हैं, स्वतंत्र व्यक्ति, है ना, एक फ्री व्यक्ति, जिसका इंडिपेंडेंट, जो आप के काम से रिलेटेड नहीं है, मतलब कि सीए, ठीक है। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना होगा, वो क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इनवाइट करती है कि आप हमारे यहाँ के अकाउंट्स का, है ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट का क्या करो, ऑडिट करके बताओ कि क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, है ना। तो वो सीए जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज नहीं होते, इसलिए उनसे
अपने अकाउंट का रिपोर्टिंग करवाना या रिपोर्टिंग नहीं करवाना, उनकी ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में जानना ऑडिट कहलाता है ना। वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय अकाउंटिंग ऑडिट। ठीक, बाय सेंडिंग नोटिस, नोटिस सेंड करके मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है ना, सर्कुलर ऑर्डर्स है ना, सबऑर्डिनेट को भेजना और कोऑर्डिनेशन उनके बीच में एस्टेब्लिश करना। ठीक, कंट्रोल बाय पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाकर हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि भैया कोई काम करने का डिसीजन इस तरीके से होगा, पॉलिसीज बनाकर। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है। पॉलिसीज आर प्री डिटरमाइंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी, पॉलिसीज क्या होती है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के पहले के लिए परफॉर्म करने की पहले से डिसाइड किया जाता है, राइट। द एम्प्लॉयज वर्क अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसीज, और एम्प्लॉयज क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक मेथड्स, बजटरी कंट्रोल, राइट। तो अब स्पेसिफिक मेथड में आ गया कि आप क्या बना दो, बजट बना दो। भाई किसी डिपार्टमेंट में आप कुछ फाइनेंशियल कंट्रोल करना चाहते हो तो आप उस डिपार्टमेंट का एक बजट बना के दे दो कि भैया 6 महीने में, 1 महीने में आपको इतना ही खर्चा करना है इस चीज में, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, कंट्रोल होने लगता है। ठीक है, मैनेजर को, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर को समझ में आ जाता है कि भैया इससे ज्यादा उसे डिसीजन नहीं लेना है या इससे ज्यादा उसे खर्चा नहीं करना है। बजटरी कंट्रोल। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल। ठीक, बाय एक्सरसाइजिंग cost control, the per unit production cost can be ascertained and can find out the method of minimizing the cost in the future। बिल्कुल, जो कॉस्ट कंट्रोल मेथड है उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं, और डिफाइन भी कर सकते हैं। डिफाइन करके हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये क्या होता है, ये कॉस्ट मेथड है एक्चुअल में। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस बोलते हैं इसको। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक चालू रहेगा जब तक वो ब्रेक इवन पॉइंट पर है या ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर है। मैंने क्या कहा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक काम करेगा, वो मार्केट में तब तक बना रहेगा जब तक कि वो ब्रेक इवन पर है या उससे ऊपर है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी रेवेन्यू, आपके खर्चे दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को बनाने में मान लीजिए 5 रुपए खर्च करे, ठीक है, सॉरी 15 रुपए खर्च करे, 5 रुपए उसका बेचने का खर्चा हुआ, टोटल मिला के आपने 20 रुपए में एक प्रोडक्ट बेचा, और 20 रुपए में आपको वो बेचने की लागत तक उसकी जो कीमत निकली, कॉस्ट निकली, वो भी 20 रुपए। मतलब ना आपको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। एक बिजनेस मैक्सिमम इस पॉइंट तक बैठा रहेगा। ठीक, इसके नीचे जैसे ही जाएगा तो उसका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, उसका रेवेन्यू कम हो जाएगा। मतलब 18 रुपए में सेल कर रहे हैं और खर्चा 20 रुपए का आ रहा है, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, राइट। कोरोना काल में आप देख रहे हैं कई लोगों ने बड़े बड़े शोरूम जो थे वो बंद कर दिए हैं, शोरूम बंद हो चुके हैं। कारण उसका यही है कि उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट था उससे नीचे चला गया है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट से वो, उनका रेवेन्यू नीचे है, खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। ठीक, तो ब्रेक इवन एनालिसिस के जरिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल किसी भी प्रोडक्ट के साइज, ग्रेड की क्वालिटी को हम चेक कर सकते हैं, उस पर क्वालिटी कंट्रोल बना सकते हैं। ये तो एक डिपार्टमेंट होता है बेटा, किसी भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, एक डिपार्टमेंट ही अलग से बना दिया जाता है क्वालिटी कंट्रोल। QC डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको, QC डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल, ये पूरा ओवरऑल पूरे प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है ना।
क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट पर रिलेटेड होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, जबकि प्रोडक्शन कंट्रोल पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस पर कंट्रोल की बात है, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर एक ही वीडियो में कंट्रोलिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ, राइट। तो अब हम मिलेंगे सीधे इसके बी पार्ट पर, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी अच्छा चैप्टर है, और देखा जाए तो इसमें भी केवल 5 क्वेश्चंस हैं। ये भी 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9।